नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 12 दिसंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। 4 लेन आखिर कब पूरा होगा? नूरपुर 4 लेन तय समय बीता, लोगों में बना संशय। उपमंडल नूरपुर के तहत कंडवाल से लेकर भेड़ खड्ड तक बन रहा 4 लेन सड़क मार्ग कब पूरा होगा, इस पर लोगों में संशय बरकरार है। लोगों में उत्सुकता है कि धीमी गति से बन रहा 4 लेन कब पूरा होगा। इस 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य 22 मई 2022 को शुरू हुआ था और इसे मई 2024 में 2 वर्षों के भीतर पूरा किया जाना था, परंतु निर्धारित समय अवधि गुजरने के लगभग 8 माह बाद भी स्थिति साफ नहीं है कि यह सड़क मार्ग कब पूरा होगा। यह 4 लेन अभी कंडवाल से जसूर तक पूरा नहीं हो सका है और इसके जसूर में बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर व नूरपुर बाईपास का निर्माण कार्य ठप सा पड़ा है, जबकि नूरपुर से लेकर भेड़ खड्ड तक का 4 लेन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। नूरपुर से भेड़ खड्ड तक के 4 लेन सड़क मार्ग पर खुशीनगर से लेकर नागनी तक निर्माण कार्य ठप से पड़े हैं। यहाँ तेजी से निर्माण कार्य होना चाहिए। इसके अलावा वृंदावन, नागनी, भड़वार, खजजियां, जौंटा व भेड़ खड्ड में निर्माण कार्य होना शेष है। इसमें कई जगहों पर एक ओर की 2 लेन बना दी गई है, जबकि दूसरी ओर की 2 लेन अधूरी या नहीं बनाई गई है। कई जगहों पर पक्की 2 लेन सड़क बना दी गई है। यहाँ वाहन स्पीड पकड़ लेते हैं और आगे अचानक कलवर्ट का निर्माण कार्य चला होने के कारण या कच्चा व खराब सड़क मार्ग होने के कारण वाहन चालकों को जोरदार ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उधर इस बारे NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विकास सुरजेवाला ने बताया कि कंडवाल से लेकर भेड़ खड्ड तक बनने वाले 4 लेन सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। HDM 42 एक्सीडेंट 10 बने काल का ग्रास। इस निर्माणाधीन 4 लेन सड़क मार्ग पर सुरक्षा के नजरिया से जरूरी तय सुरक्षा नियम पूरे न होने से या पर्याप्त न होने से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। इस 4 लेन सड़क मार्ग पर लगभग 42 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लोगों ने इस 4 लेन सड़क मार्ग के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने की मांग की है। उड़ती धूल से लोग परेशान। यहाँ कई जगहों पर 4 लेन सड़क निर्माण के कारण सड़क मार्ग काफी खराब हालत में है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका व वाहन चलाने में असुविधा होती है। साथ ही कच्चे सड़क मार्ग पर उड़ती धूल से लोगों को असुविधा हो रही है। कई जगहों पर सड़क निर्माण के लिए कटाई की गई है। यहाँ गहरी खाइयां बन गई हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। गाड़ियों में आ रही तकनीकी दिक्कतें। निर्माणाधीन 4 लेन सड़क मार्ग कई जगहों पर उबड़-खाबड़ होने के कारण वाहनों हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं। इससे वाहनों में कई तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे लोगों को अपने वाहनों के रखरखाव पर भी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। समाचार नंबर 2। गग्गल एयरपोर्ट के साथ पेरीफेरी रोड के लिए भूमि खरीदेगा पर्यटन विभाग। सुरक्षा एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए ली गई भूमि के अलावा अब 12 मीटर अतिरिक्त जमीन खरीदी जाएगी। हवाई पट्टी के बाहर बनने वाले पेरीफेरी रोड के लिए पर्यटन विभाग भूमालिकों से इस भूमि की सीधे खरीद करेगा। इसके लिए लैंड कलेक्टर व SDM कांगड़ा ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है, जिससे छूटे हुए खसरा नंबरों की सीधी खरीद की जा सके। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए तमाम सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रयास चल रहे हैं। हवाई अड्डे के लिए लगाए गए पिलरों के अलावा उसके साथ साथ 12 मीटर पेरीफेरी रोड बनाना प्रस्तावित है। पेट्रोलिंग एवं सुरक्षा सहित आसपास के लोगों को कनेक्ट करने के लिए बनने वाले इस सड़क मार्ग के लिए पर्यटन विभाग सीधे भूमि मालिकों से जमीन खरीद करेगा। हवाई पट्टी बनाने के लिए ली गई भूमि के रेट पर ही विभाग भी स्थानीय लोगों से सीधे नेगोशिएशन कर संबंधित जमीन की खरीद करेगा। हवाई अड्डे के लिए जमीन संबंधित कार्य को आगे बढ़ाने के साथ साथ अब पेरीफेरी रोड के लिए भी काम शुरू हो गया है।
जिससे आने वाले समय निर्माण करने वाली कंपनियों सहित आसपास रहने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और काम आसानी से आगे बढ़ सके। इससे पहले कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए करीब 160 करोड़ रुपए सहमति देने वाले भूमि मालिकों को दिए जा चुके हैं, जबकि अन्य मुहाल के अवार्ड तैयार कर सरकार को भेज दिए हैं, जिससे संबंधित लोगों को धनराशि देकर विस्तारीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। एचडीएम भूमालिकों से होगी सीधे बात। लैंड कलेक्टर एवं एसडीएम कांगड़ा इंशाद जसवाल का कहना है कि हवाई अड्डे के इर्द गिर्द 12 मीटर पेरीफेरी रोड बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। संबंधित एरिया में 12 मीटर के दायरे में आने वाली भूमि की पर्यटन विभाग सीधे खरीद करेगा। उनका कहना है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि संबंधित तमाम सारी औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। समाचार नंबर 3। HP वेदर माइनस में ऊना का तापमान लुढ़कने लगा पारा, सुबह शाम प्रचंड शीतलहर है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान लुढ़क गया है। वहां ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। राज्य का ऊना जिला जहां सबसे अधिक गर्मी होती है, वहां पर अब न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया है और ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा हो गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने गुरुवार को बारिश व बर्फबारी का अंदेशा जताया है, जबकि 13 दिसंबर से मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार ऊना में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर -डिग्री में पहुंच गया है। ऊना में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ऊना के साथ हमीरपुर में भी जमाने वाली ठंड पड़ रही है। यहाँ पर रात का पारा 0 डिग्री में चल रहा है। कांगड़ा, बिलासपुर व पालमपुर में भी तापमान 0 डिग्री की ओर बढ़ता जा रहा है। हालांकि पहाड़ों पर गत 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी आंकी गई है, मगर मैदानी इलाकों में शीतलहर के प्रवाह से जनता को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। सुंदरनगर, कल्पा, केलांग, कुकुमसेरी, बठीन व ताबो का पारा -डिग्री में दर्ज किया गया है। भुंतर, सोलन, हमीरपुर व सेओबाग का तापमान 0 डिग्री में आंका गया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, किन्नौर व कांगड़ा में गुरुवार को 1-2 स्थानों पर बारिश व हल्की बर्फबारी होगी। इसके बाद राज्य में 13 से 17 दिसंबर तक मौसम खराब बना रहेगा। समाचार नंबर 4। हिमाचल अपनाएगा राहुल गांधी का विजन, सरकार के 2 साल के कार्यक्रम में बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के अगले बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर दिखेगी। किसान और गरीब का विकास और उत्थान उनका मुख्य ध्येय है और इसके लिए जो भी कड़े फैसले होंगे तुरंत लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि गरीब किसान की समृद्धि व गांवों के विकास का मॉडल इस बजट में स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। यह बजट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा सांसद राहुल गांधी के विजन पर आधारित होगा। इस बाबत जल्द ही वह राहुल गांधी के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। बिलासपुर के लुहणू मैदान पर व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर होता हिमाचल थीम पर आयोजित सरकार के 2 साल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का अगला बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है और हर कार्य जरूरत के तहत पूरे हो रहे हैं। हम कड़े फैसले ले रहे हैं और आगे भी लेंगे और 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर भी बना देंगे। राहुल गांधी के विजन के अनुसार गरीब व किसान हित व गांवों के विकास का नया मॉडल बजट में शामिल किया जाएगा। किस प्रकार से गांव के किसान व गरीब के हाथ पैसा पहुंचे, इस पर चर्चा के बाद पूरी कार्य योजना तैयार की जाएगी। राज्य की संपदा का वितरण सभी वर्गों में एक समान हो, इस पर पूरा फोकस रहेगा। गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिसके लिए हर संभव सहूलियतें उपलब्ध करवाई जाएंगी। सरकार के अगले बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। बजट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सोच को साकार किया जाएगा। इस संदर्भ में राहुल गांधी के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी और उसके बाद बजट का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब अगला बजट पेश करना होगा तो एक बार मुझसे चर्चा कर लेना। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के बाद अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। किसान हित में आने वाले समय में आलू और सेब का मूल्य बराबर होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तीखा हमला किया और कहा कि भाजपा नेता आए दिन राहुल गांधी पर अनाप शनाप टिप्पणियां करते रहते हैं
और पीएम पद पर भी बयानबाजी करते हैं, लेकिन गांधी परिवार ने पद की लालसा कभी भी नहीं की। यदि राहुल गांधी को पीएम बनना ही होता तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें इस पद के लिए ऑफर किया था, मगर राहुल गांधी ने पीएम पद का त्याग कर संगठन में अध्यक्ष पद पर सेवा करना सही समझा। राहुल गांधी ने कहा कि वह इस पद के लिए इच्छुक नहीं है। भाजपा के कर्ज लेने के बयानों पर सीएम ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री ने भाजपा के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि 2 साल में सरकार ने 2,900 करोड़ का कर्ज लिया है, लेकिन इन 2 सालों में 11,288 करोड़ रुपए वापस भी किए हैं। कर्ज लेने का सिलसिला तो 1971 से चल रहा है। भाजपा ने फिजूल खर्ची की और प्रदेश को कर्ज के बोझ तले लाद दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और 2027 में यह संकल्प पूरा होगा। 2032 में यह देश का ऐसा पहला समृद्धशाली प्रदेश बन जाएगा। कोई वश नहीं चला तो अब मेरे खिलाफ ईडी का कर रहे प्रयोग। भाजपा पर ओछे हथकंडे अपनाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब कहीं नहीं चली तो अब मुझ पर ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा 40 साल का राजनीतिक जीवन संघर्ष से परिपूर्ण रहा है और साफ व बेदाग है, इसलिए वह किसी से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि हिमाचल को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश हित में जो भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे निश्चित रूप से लेंगे। व्यवस्था में अभी और बदलाव किए जाएंगे व फैसले लिए जाएंगे। हिमाचल की तस्वीर निखारने के लिए 6 योजनाएं लॉन्च। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हिमभोग आटा लॉन्च। पशुपालकों के लाभ को 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट खरीद योजना शुरू। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना लॉन्च करते हुए 16 टैक्सी मालिकों को प्रदान की गाड़ी की चाबियां। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत करते हुए 5,145 लाभार्थियों में वितरित किए 1.38 करोड़ रुपए। 1,292 करोड़ की हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागबानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना का शुभारंभ। दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने को 5 मोबाइल आयुष स्वास्थ्य यूनिट रवाना। 6 नई स्कीमें लॉन्च करने के साथ वितरित किए करोड़ों के वित्तीय लाभ। बिलासपुर के मंच से सीएम सुक्खू ने प्राकृतिक खेती, स्वरोजगार से लेकर बेहतर स्वास्थ्य के खोले द्वार। सरकार के 2 सालाना समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 नई स्कीमें लॉन्च की और लाभार्थियों को वित्तीय लाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ई टैक्सी, मक्की से तैयार हिमभोग आटा, जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट खरीद योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, 1,292 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागबानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना तथा 5 मोबाइल आयुष स्वास्थ्य यूनिट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बुधवार को बिलासपुर के लुहणू मैदान में प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हिमभोग आटा लॉन्च किया। राज्य सरकार ने प्रदेश के 10 जिलों में 1,506 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की है और किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.20 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिमाचल गेहूं के लिए 40 रुपए प्रति किलो और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलो का अधिकतम समर्थन मूल्य देने वाला राज्य है और प्रदेश में 35,000 हेक्टेयर भूमि पर 1.98 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 36,000 किसानों को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र निहित गारंटियों को पूरा करने के उद्देश्य से लघु किसानों और पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट खरीद की योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 100 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 1 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के अंतर्गत 16 टैक्सी मालिकों को चाबियां प्रदान की। योजना के तहत लाभार्थियों को ई टैक्सी खरीद के लिए 50% सब्सिडी का लाभ प्राप्त हुआ है और सरकारी कार्यालयों में 5 वर्षों के लिए लीज पर ई टैक्सियों का संचालन किया जाएगा। इससे टैक्सी मालिकों को नियमित आय का साधन उपलब्ध करवाया गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य पहले चरण में ई टैक्सी मालिकों को लगभग 150 परमिट प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत करते हुए 5,145 लाभार्थियों को 1.38 करोड़ रुपए वितरित किए। उन्होंने लाभार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के 23,000 बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 1,000 रुपए प्रतिमाह और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के 7 जिलों में बागबानी क्षेत्र के विकास को विस्तार प्रदान करने के लिए 1,292 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागबानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना का भी शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद, संतरे, लीची और पलम जैसे फलों की खेती को बढ़ावा प्रदान कर 15,000 किसान परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 2032 तक प्रतिवर्ष 1.3 लाख मीट्रिक टन फलों का उत्पादन होने की संभावना है, जिनका बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और जिला सिरमौर के शिलाई के दुर्गम क्षेत्रों के लिए 5 मोबाइल आयुष स्वास्थ्य यूनिट को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक यूनिट में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी उपचार के लिए अनुभवी चिकित्सा टीम सेवाएं देगी। इस पहल का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। बिलासपुर के 197 लाभार्थियों में बांटे 1.90 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर के 197 लाभार्थियों को 1.90 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके तहत 153 बच्चों के लिए पेंशन भी शामिल है। समाचार नंबर 5। हिमाचल न्यूज। पूर्व ड्रग कंट्रोलर को 5 साल कारावास, 5 लाख जुर्माना। जिला अदालत सोलन के विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने गुरुवार को सोलन और बद्दी में ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर के पद पर रहते हुए अनुचित तरीके से असीमित संपत्ति के मालिक बने आरोपी कपिल धीमान को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त दोषी के पिता और भतीजे को भी 2 से 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और सभी दोषियों की करीब 65 लाख रुपए की चलचल संपत्ति को सरकार के अधीन करने के भी आदेश दिए गए हैं। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के उप जिला न्यायवादी हेमंत चौधरी ने बताया कि वर्ष 2012 में विजिलेंस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें सोलन के तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर और बद्दी के ड्रग कंट्रोलर कपिल धीमान पर अनुचित तरीके से असीमित संपत्ति बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। मामले में उसके पिता व भतीजे सहित 3 अन्य उद्योगपतियों के भी शामिल होने की बात कही गई थी। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ 14 दिसंबर 2012 को मामला दर्ज किया और 2001 से अब तक की एक निश्चित अवधि के बीच में उसके द्वारा जुटाई गई संपत्ति को आधार बनाया गया। जुटाई गई संपत्ति को देख जांच एजेंसी भी हैरत में पड़ गई। उसके आवास से बरामद हुए सामान की गिनती करने में ही पुलिस को 3 दिन का समय लग गया था। उप जिला न्यायवादी हेमंत चौधरी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने अनुचित तरीके से असीमित संपत्ति जोड़े के मामले में तीनों को दोषी करार दिया है। समाचार नंबर 6। किसानों को धान की फसल का 76.04 करोड़ भुगतान, 2,320 रुपए प्रति क्विंटल तय है फसल का मूल्य। प्रदेश में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में 11 दिसंबर तक किसानों से 36,343.67 एमटी धान की फसल की खरीद की गई है। प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा बनाए गए केंद्रों में धान और रागी की फसल खरीद की जा रही है। प्रदेश के किसानों को धान की फसल का अब तक किसानों को 76.04 करोड़ का भुगतान जारी किया गया है। धान और रागी की फसल की खरीद करने के लिए बुकिंग के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 19 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए 7,890 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। 7,890 में से 7,857 पंजीकरण वेरीफाई किए गए हैं।
धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए विभाग ने hpapp.nic.in पोर्टल का लिंक तैयार किया है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। केंद्रों में 31 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। धान की फसल का 2,320 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 19 मंडियां बनाई गई हैं, जिनमें एपीएमसी पांवटा साहिब, धौलाकुना, एपीएमसी रामपुर, मलपुर बद्दी, एचपीएससीएससी चिट्ठाम शिमला, अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, एचपीएससीएससी गडाउन ददाहू, एचपीएससीएससी गडाउन हरिपुरधार जिला सिरमौर, एचपीएससीएससी गडाउन कवार, एचपीएससीएससी गडाउन सलूनी जिला चंबा, एचपीएससीएससी गडाउन शिलाई, एचपीएससीएससी गडाउन तीसा, मार्केट यार्ड नालागढ़, मार्केट यार्ड टकारला, मीलवांग, नगरोटा बगवा जिला कांगड़ा, रियाली, औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। विभाग द्वारा किसानों के पंजीकरण लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध है। प्रदेश के किसान विभाग के इस पोर्टल पर किसी कंप्यूटर कैफे और किसी भी लोकमित्र केंद्र पर जाकर या फिर मोबाइल फोन पर पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण करवाने पर किसानों को धान की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। विभाग के पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण करवाने के लिए आधार, बैंक खाता सहित अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी। धान की फसल बेचने का भुगतान विभाग द्वारा किसानों के खाते में ही किया जाएगा। समाचार नंबर 7। करोड़ों हड़पने वाला पंजाब में काबू, पांवटा साहिब के व्यापारी से ठगे थे 35 लाख, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पांवटा साहिब के एक व्यापारी से लाखों रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस टीम ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी गुरमीत सिंह को पंजाब से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गुरमीत सिंह ने उसे 35 लाख रुपए देने थे, जिसके बदले में गुरमीत सिंह ने शिकायतकर्ता को बैंक चेक दिए थे। लेकिन जब शिकायतकर्ता बैंक पहुंचा, तो बैंक अधिकारियों ने उन्हें बताया कि चेक पर लिखी तारीख से पहले ही गुरमीत का खाता बंद कर दिया गया था। इस दौरान शिकायतकर्ता प्रणीत बहारी ने बताया कि गुरमीत सिंह ने थोड़े थोड़े करके ठगी से उससे 35 लाख रुपए कर्ज के रूप में लिए थे तथा उसके एवज में उसके द्वारा चेक दिए गए। इस दौरान प्रणीत बहारी ने बताया कि जब उसने आरोपी गुरमीत सिंह से अपने पैसे वापस मांगे तो वह टालता रहा। आरोपी अपना घर व अन्य चीजों को बेचकर पंजाब चला गया, साथ ही बैंक अकाउंट भी बंद करवा गया, जिसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस थाना पांवटा में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई कर गुरमीत सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया तथा उसे अदालत में पेश कर उसका 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया। पांवटा साहिब के 20 से अधिक अन्य लोगों ने भी इस मामले के बाद गुरमीत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसने कई लोगों को इसी तरह के बैंक चेक दिए थे। एसडीपीओ पांवटा आईपीएस अदिति सिंह ने मामले की पुष्टि की है। समाचार नंबर 8। वाइन को लाइसेंस के फेर में फंसा एचपीएमसी। एचपीएमसी अपने पराला प्लांट में भी वाइन तैयार करेगा। इसकी मंजूरी बेशक कैबिनेट से मिल चुकी है, मगर एचपीएमसी को अभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में समय लग रहा है। वाइन के लिए जरूरी लाइसेंस लेने को एचपीएमसी अभी आबकारी कराधान विभाग के फेर में फंसा हुआ है, जिनकी औपचारिकताएं इतनी ज्यादा है कि हो सकता है एचपीएमसी का यह सीजन ही निकल जाए। हालांकि इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम हो रहा है, मगर इसमें अभी समय लगी जाएगी। पराला में एचपीएमसी का नया प्लांट तैयार हुआ है, जहां पर आधुनिक मशीनें स्थापित की गई है। विश्व बैंक की परियोजना के माध्यम से उसे पैसा मिला है, जिससे यहां पर प्लांट तैयार किया गया है। पिछली कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद एचपीएमसी इस प्लांट को चलाने की तैयारी में है, मगर इससे पहले उसे राज्य कर एवं आबकारी विभाग से लाइसेंस चाहिए। इस लाइसेंस को हासिल करने के फेर में अभी एचपीएमसी के अधिकारी फंसे हुए हैं। पराला में वाइन का कारोबार शुरू होता है तो निगम को अच्छी खासी आमदनी होगी। बताया जाता है कि अभी एचपीएमसी अपने जड़ोल स्थित प्लांट में वाइन तैयार कर रहा है। वहां पर 1 लाख लीटर वाइन बना रहा है, जिसकी अच्छी डिमांड मार्केट में है। इसी डिमांड को देखते हुए एचपीएमसी अपने दूसरे प्लांट को भी चलाना चाहता है। पराला में भी लगभग 1 लाख लीटर वाइन तैयार करने की क्षमता बताई जा रही है। ऐसे में फिर एचपीएमसी के पास 2 लाख लीटर वाइन की क्षमता हो जाएगी।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग से लाइसेंस लेने के लिए उसने अप्लाई कर दिया है, मगर अभी इसकी कई औपचारिकताएं शेष हैं। वैसे सरकारी क्षेत्र की एजेंसी को भी आबकारी विभाग खूब छकाता है, जबकि कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बावजूद इतनी ज्यादा औपचारिकताएं नहीं होनी चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। व्यापक रणनीति तय। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का कहना है कि पराला प्लांट में आधुनिक मशीनें हैं और वहां पर तैयार होने वाले प्रोडक्ट अन्यों के मुकाबले और ज्यादा बेहतर हैं। वाइन का कारोबार एचपीएमसी बढ़ाएगा, जिसके लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा कई दूसरे फ्रूट से जुड़े कारोबार में इजाफा किया जाएगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।